नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए इतिहास यानी कि हिस्ट्री से संबंधित एक बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अधिकतर बच्चों की डिमांड थी कि सर ये वाला चैप्टर आप नहीं पढ़ाए हो, कृपया करके ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग, इंग्लिश में से कहा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ देखेंगे और इस चैप्टर की पूरी कहानी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग, इतिहास के अंदर यानी कि हिस्ट्री के अंदर हमें ये दिखता है और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये चैप्टर है। यहां से आप देखते हैं कि बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्या होती है ना। सबसे पहले हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि क्रांति का मतलब क्या होता है और उसके बाद औद्योगिकरण या फिर औद्योगिक क्रांति क्या होती है ये देखेंगे। भारत के अंदर हम देखते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले और अंग्रेजों के आने के बाद बहुत सारे उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, बहुत सारे कारखाने और फैक्ट्रियां हुआ करती थी। अंग्रेजों के आ जाने के बाद क्या हमारे देश के अंदर ये जो कारखाने थे, ये जो उद्योग थे, क्या ये आगे बढ़े थे या फिर इनका नुकसान हुआ था, इसको अपनी आज के इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ देखेंगे। और उसी के साथ साथ इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अब चाहे वो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो, है ना, या फिर आप देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस हो, और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन हो यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, उसी के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बात है जो आपके पेपर के अंदर आने की संभावना रखती है, उसको एक एक कर हम लोग आपके साथ समझने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करना है और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अपने मस्तिष्क के अंदर नहीं आने देना है। और क्लास को बहुत अच्छे तरीके से हम आपके सामने रखते रहेंगे, तो पूरा फोकस आपको कक्षा के अंतर्गत रखना है। लेट्स बिगिन द क्लास। करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू सबसे पहले, है ना। चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम लोग मुख्य तौर पर आप सभी के साथ दो शब्दों को रख रहे हैं जिसका नाम आप देख पा रहे हैं, जिसे क्या कहा जा रहा है दोस्तों, जिसे मुख्य तौर पर हम लोग कह रहे हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका, है ना। देखिए, आजीविका का मतलब क्या होता है दोस्तों, आजीविका का मतलब होता है जिंदगी गुजारना, है ना, दिनचर्या। मुख्य तौर पर क्या है भैया, दिन भर के काम के मुख्य तौर पर लोग क्या है, अपने जीवन को गुजारने के लिए कहीं ना कोई काम करते होंगे। या तो वो इंजीनियर होंगे, या तो वो डॉक्टर होंगे, या तो वो टीचर होंगे, या तो वो किसान होंगे, या तो वो मजदूर होंगे। अच्छा, दुनिया के अंदर मुख्य तौर पर यह देखा गया है कि जितने भी बड़े देश हैं, जितने भी समृद्धशाली देश हैं, जितने भी मजबूत देश हैं, जितने भी अमीर देश हैं, वहां पर सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि उस देश में क्या किया गया है दोस्तों, मुख्य तौर पर कि वहां की एक तो खेती बहुत अच्छी है, कि वहां पर लोगों को ना अनाज की कमी नहीं होती, वहां पर लोगों को भरपूर मात्रा में एक तो कृषि के साधन मौजूद हैं और उसी के साथ साथ वहां पर हमें अच्छी मात्रा में उद्योग यानी कि कारखाने दिखते हैं। आप दुनिया का कोई से भी देश का नाम लीजिए जो आपके हिसाब से समृद्धशाली हो या फिर अमीर हो। आप अमेरिका का नाम लीजिए, जापान का नाम लीजिए, ब्रिटेन का नाम लीजिए, फ्रांस का नाम लीजिए, जर्मनी का नाम लीजिए, कनाडा का नाम लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, न्यूजीलैंड देखिए। इन सभी देशों में आप दो समानताएं मुख्य तौर पर पाते हैं। एक तो ये कि ये देश अपने आप में कृषि संपन्न है, इन्होंने अपने यहां पर इतनी अच्छी मात्रा में अनाज का उत्पादन कर लिया है कि अब ये किसी दूसरे देश पर खेती के लिए निर्भर नहीं है। और उसी के साथ साथ यहां पर यह भी देखा जाता है कि इन देशों के यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें उद्योग धंधे या फिर हम कह सकते हैं कि कारखाने मौजूद हैं। और हम ये देख सकते हैं कि मुख्य तौर पर इन देशों ने अपने आप को कृषि में और उसी के साथ साथ उद्योग यानी कारखाने में आगे बढ़ाकर अपने आप को क्या कर लिया है दोस्तों, अपने आप को आधुनिक कर लिया है। क्या कर लिया है, अपने आप को आधुनिक कर लिया है यानी कि मॉडर्न कर लिया है। दुनिया के बाकी देश इन देशों से थोड़े पीछे रह गए हैं, थोड़े नहीं बहुत पीछे रह गए हैं। इन देशों ने अपने यहां पर खेती को अच्छा कर खेती की पैदावार को बढ़ाकर और उसी के साथ कारखानों को खोलकर, फैक्ट्रियों को खोलकर, उद्योग धंधों को खोलकर अपने आप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा लिया है। ये बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं और बाकी सभी देश पीछे हो गए हैं। तो मुख्य तौर पर हमने ये समझा कि अगर किसी भी देश को अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आधुनिक करना है, तो भाई उस देश के अंदर मुख्य तौर पर दो चीजों का बेहतर होना बहुत जरूरी है। एक तो उस देश के अंदर खेती बहुत अच्छी मात्रा में होनी चाहिए और उसी के साथ साथ वहां पर कारखाने यानी कि उद्योग धंधों की भी मौजूदगी होनी चाहिए। अब हम लोग यहां पर मुख्य तौर पर यह देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश के विकास में ये दोनों चीजें बहुत जबरदस्त तौर पर योगदान देती हैं, है ना। अब यहां पर एक शब्द आपके सामने रखा जा रहा है दोस्तों, जिसे हम लोग कह रहे हैं औद्योगिक क्रांति।
सबसे पहले क्रांति ये जो शब्द है, इसी के अर्थ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्रांति का मतलब क्या होता है। और अगर हम लोग क्रांति के मतलब को देखते हैं तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको हम लोग बदलाव कह सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं परिवर्तन, है ना। क्रांति का मतलब क्या है, बदलाव या फिर परिवर्तन। आज के समय से लगभग अगर हम लोग 350 साल पीछे जाएं, है ना, तो हम देखते हैं कि क्या दुनिया ऐसी ही थी जैसी आज है? नहीं, ऐसा नहीं था। दुनिया के अंदर तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी ज्यादा विकसित नहीं थी, मनुष्य के पास मशीनें थी नहीं। हम देखते हैं कि लगभग 350 साल पहले ही मनुष्य ने क्या किया है दोस्तों, मशीनों का आविष्कार किया है और उसी की वजह से हम देखते हैं कि दुनिया में परिवर्तन आया है। तो जब बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि यूरोप के इलाकों में, यूरोप के अलग अलग देशों में बहुत बड़े स्तर पर मशीनें बनने लगी और इन मशीनों के बनने से हमारी फसल के उत्पादन में बदलाव आया, कपड़े बनाने के तरीके में बदलाव आया, खिलौने बनाने के तरीके में बदलाव आया। इसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति मुख्य तौर पर क्या है कि जब हमने बहुत ज्यादा मात्रा में मशीनों का आविष्कार किया, मशीनों को बनाया और इन मशीनों के बनाने की वजह से जो हमारा पूरा का पूरा समाज था, सामाजिक ताना बाना था, उसमें बदलाव आया, उसे ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है जी। तो औद्योगिक क्रांति मुख्य तौर पर क्या है कि ये एक प्रकार का बदलाव है। और ये बदलाव किस में आया था दोस्तों, ये बदलाव उद्योगों में आया था। उद्योग का मतलब क्या है भैया जी, कारखानों में आया था कि मनुष्य ने बड़ी बड़े स्तर पर क्या किया, बड़ी बड़ी मशीनों को निर्मित करना शुरू किया। पहले मनुष्य चीजों को हाथ से बना रहे थे, मशीनों के बन जाने की वजह से अब चीजें मशीनों से बनने लगी, जल्दी बनने लगी और बहुत लंबे समय तक आप देखते थे कि इसका प्रयोग किया जा रहा था। इसीलिए बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आया और उसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना गया। तो हम देख पा रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति मुख्य तौर पर क्या है कि ये एक प्रकार से दोस्तों क्या है कि वस्तुओं के उत्पादन में मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि मानव श्रम के बजाय कि पहले मनुष्य क्या कर रहा था, चीजों को बना रहा था। अगर आप देखें कि कपड़े थे तो मनुष्य क्या करता था, हाथों से कपड़ों को बनाया जा रहा था। लेकिन जब कपड़े बनाने की मशीन बन गई तो उसके बदले आप देखते हैं कि अब मानव श्रम के बजाय मशीनें आ गई। तो मुख्य तौर पर क्या है, औद्योगिक क्रांति मुख्य तौर पर सीधे सरल शब्दों में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो मशीनों का आविष्कार हो गया और इन आविष्कार हो जाने की वजह से हम देखते हैं कि जो काम पहले मनुष्य के द्वारा किया जा रहा था अब वो काम मशीनों के द्वारा कराया जाने लगा। और ये बहुत बड़े स्तर पर होने लगा, यूरोप में बड़े स्तर पर होने लगा और फिर दुनिया के अलग अलग देशों में बड़े स्तर पर फैलने लगा। इसी को हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारते हैं, है ना। और आप देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया थी दोस्तों, इसने मुख्य तौर पर क्या किया, इसने मुख्य तौर पर जो मशीनें थी इसके उत्पादन को बढ़ाया, मशीनें ज्यादा बनने लगी और जब मशीनें ज्यादा बनने लगी तो उससे जो चीजें पैदा होती थी वो भी ज्यादा होने लगी। कि अगर कोई इंसान अकेले किसी चीज को अपने हाथ से बना रहा है तो वो बहुत कम बना पाएगा, वहीं जब वही वस्तु मशीन के द्वारा निर्मित की जाती थी तो उत्पादन बहुत तेजी के साथ हुआ करता था, है ना। तो जनसंख्या के बढ़ने की वजह से और उसी के साथ साथ जरूरत की चीजों की मांग बढ़ने की वजह से मशीनों का आविष्कार हुआ और मशीनों के आविष्कार हो जाने की वजह से समाज में परिवर्तन आया। इसी को हम लोग मुख्य तौर पर औद्योगिक क्रांति कह रहे हैं कि जो चीज पहले मनुष्य के द्वारा की जा रही थी उसकी जगह अब मशीनों ने ले ली और इसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति के तौर पर देख रहे हैं। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल जरूर आ सकता है कि ये जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी भाई, ये कहां से हुई, दुनिया के किस देश से हुई। तो महाद्वीप है एक जिसे हम लोग यूरोप कहते हैं और हम मुख्य तौर पर देखते हैं कि ब्रिटेन, है ना दोस्तों। क्या है कि ब्रिटेन, अंग्रेज जिन्होंने हम पर राज किया था, यहीं से हम देखते हैं कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यानी कि इसी देश में सबसे पहले मशीनें बनने लगी, मशीनों का आविष्कार होने लगा और उसी के बाद फिर यहां पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई ब्रिटेन के अंदर और फिर पूरे यूरोप के अंदर आई और फिर पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति फैलती चली गई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दुनिया के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में होती है और यहां पर मुख्य तौर पर क्या होता है दोस्तों, कारखाने खुलने शुरू होते हैं। धीरे धीरे पहले एक कारखाना खुलता है, फिर उसके बाद और कारखाने खुलते हैं और धीरे धीरे फिर कारखानों की जो एक लंबी होड़ होती है, एक लंबी फहरिस्त होती है, वो निकलनी शुरू हो जाती है। अगर हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों कि सन 1750 में मुख्य तौर पर जो ब्रिटेन था वो मुख्य तौर पर एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था। तो सन 1750 की बात अगर की जा रही है तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो ब्रिटेन था वहां की अधिकतर जनसंख्या जो थी वो खेती का काम किया करती थी और ये लोग खेती की चीजों पर ही अपनी आजीविका को प्राप्त करते थे। लोगों का जीवन कृषि से संबंधित था, किसानी किया करते थे लोग। लेकिन धीरे धीरे देखा जाने लगा कि क्या होने लगा कि वहां पर उद्योग धंधे खुलने लगे, वहां पर फैक्ट्रियां धीरे धीरे खुलने लगी और उसी के साथ साथ हम देखते चले गए कि मुख्य तौर पर क्या होता है दोस्तों, उसी के साथ मुख्य तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर लोग कृषि को छोड़कर क्या करने लगे, मुख्य तौर पर कहां पर आने लगे, उद्योग धंधों के अंदर आने लगे। क्यों आने लगे? क्योंकि भैया उद्योग में ज्यादा फायदा होने लगा था और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि
फैक्ट्रियां खुलने लगी क्योंकि लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा था, लोग अपनी किसानी और कृषि को छोड़ रहे थे, कारखाने खोल रहे थे, और कारखानों के खुलने की वजह से धीरे धीरे अब ज्यादा चीजें आप देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर पैदा की जाने लगी। और ये जो था व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा मुख्य तौर पर क्या था, स्वरूप था। तो नई नई मशीनें बनने लगी ब्रिटेन के अंदर, और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन में बड़े स्तर पर कारखाने खुलने लगे। 1750 से पहले ब्रिटेन की जनसंख्या भी कृषि पर ही आधारित हुआ करती थी। आगे की कालखंड में अगर हम लोग देखें दोस्तों, समय गुजरता चला जाता है और आने वाले समय में हम लोग देखते हैं कि मशीनों का आविष्कार बहुत तेजी से ब्रिटेन के अंदर होने लगता है ना। जो वहां के राजा थे, जो ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे, वहां की रानी हुआ करती थी, वहां का जो राज परिवार था, वो लोगों को पुरस्कृत किया करता था, वो लोगों को अवार्ड दिया करते थे। वो चाहते थे कि उनके यहाँ पर अधिक से अधिक वैज्ञानिक पैदा हों और ये वैज्ञानिक नई नई मशीनों को बनाएं। तो जब जिस देश के अंदर वहां का शासक यानी कि राजा या फिर रानी ही वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाता है, तो वहां पर बड़ी मात्रा में फिर हम देखते हैं कि नई नई चीजों का आविष्कार होता है। तो ब्रिटेन में बड़े स्तर पर आप देखते गए कि जो राजा थे वो अपने लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि नई नई चीजों के बारे में सोचो, नई नई मशीनों को आविष्कृत करो। और इसी वजह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में उस समय में सबसे ज्यादा चीजों का या फिर हम देखते हैं कि मशीनों का आविष्कार हुआ। और ये जो चीजें थी इसने पूरी दुनिया में क्या कर दिया दोस्तों, क्रांति ला दी, या फिर हम लोग देखते हैं कि भैया जी बदलाव ला दिया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं। औद्योगिकरण का मतलब कि भैया कारखाने ही कारखाने खुलने लगे, है ना, नई नई मशीनें बनने लगी। तो पहले कोई काम जो हाथ से किया जा रहा था, अब उस हाथ से किए जाने वाले काम की जगह मनुष्य ने मशीन को बना लिया। अब ये काम मशीन करने लगी। पहले एक मशीन बनी और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि दूसरी मशीन बनी, और फिर मशीनों की लगातार लंबी लंबी फहरिस्त बनती चली गई, जिससे उत्पादन बहुत तेजी के साथ आप देखते हैं कि बढ़ता चला गया। और इसी वजह से आप देखें कि जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने क्या किया दोस्तों कि जब इनके पास मशीनें आ गई तो अब इनको दिखा कि भैया हमारे पास मशीनें हैं, अब हमें कपड़ा बनाना है। कपड़े बनाने के लिए हमारे पास मशीनें भी हैं और उसी के साथ साथ हमारे पास लोग भी हैं। हमें कच्चा माल चाहिए, हमें कपास चाहिए, और कपास की खोज में फिर ये अफ्रीका निकलते हैं, कपास की खोज में फिर ये भारत आते हैं। और इसी वजह से आप देखते हैं कि इस औद्योगिकरण की वजह से ही बहुत सारे देश क्या बने दोस्तों, उपनिवेश बने। उपनिवेश का मतलब क्या है, उपनिवेश का मतलब है कि गुलाम बने। तो भारत का गुलाम बनना, अफ्रीका के देशों का गुलाम बनना, उसी के साथ साथ दक्षिण एशियाई पूर्व के जो दूसरे देश हैं उनका गुलाम बनना, इसके पीछे की वजह अगर देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं औद्योगिकरण है। कि इन लोगों के पास मशीनें आ गई थी, अब मशीनें आ जाने के बाद अब इनको सामान बनाना था। सामान बनाने के लिए कच्चा माल इनके यहां पर था नहीं, कच्चा माल या तो अफ्रीका में था या फिर भारत में था, और उसी कच्चे माल की तलाश में फिर ये भारत पहुंचते हैं और फिर वहां पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, साल था 1769, है ना। साल 1769 में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है रिचर्ड आर्कराइट, और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये सूत काटने वाली एक मशीन को निर्मित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसको स्पेनिंग जेनी मशीन के नाम से पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, स्पेनिंग जेनी मशीन के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि 1769 से पहले पूरी दुनिया के अंदर अगर जब कपड़ों को बनाया जा रहा था, कपड़े कैसे बनते हैं, अगर आप अपने कपड़े को देखें, जिस कपड़े को आप पहने हुए हैं, तो ये क्या है कि बहुत सारे धागे हैं। इन धागों को पहले मनुष्य क्या किया करते थे, हाथों से जोड़ दिया करते थे, और उसके बाद फिर वो कपड़ा बनता था, है ना। इन्हें हम लोग धागे भी कहते हैं या फिर हम लोग इनको तंतु भी कहते हैं, है ना। तो आप मुख्य तौर पर देखते हैं कि पहले कपड़ों का निर्माण कुछ इस तरीके से हो रहा था, लेकिन 1769 में रिचर्ड अंकल ने क्या किया, एक मशीन को बनाया जिसे स्पेनिंग जेनी मशीन कहा। और ये जो स्पेनिंग जेनी मशीन थी, ये मुख्य तौर पर आपको क्या दिख रहा था कि ये जल शक्ति से चलती थी, कि पानी हुआ करता था, पानी के प्रेशर से ये मशीन के अंदर जो टरबाइन होती थी वो घूमती थी, और उसके घूमने से फिर आप देखते थे कि कपड़ा बना लिया जाता था। तो अपने तरीके से एक नई विचित्र चीज ये बन गई, और इसके बन जाने के बाद आप देखते हैं कि जो समस्त ब्रिटेन के लोग थे वो इस मशीन की तरफ दौड़ते चले गए। फिर समय गुजरता चला गया, है ना। तो शुरुआती समय के अंदर दोस्तों हमने क्या देखा, शुरुआती समय के अंदर हमने देखा कि मुख्य तौर पर ये मशीन बनी जो जल शक्ति यानी कि पानी से चल रही थी, पानी की पावर से चल रही थी, और इसके जरिए फिर कपड़ा बड़े स्तर पर बनाया जाने लगा। समय गुजरता चला जाता है और समय आता है 1789। 1785 में एक और वैज्ञानिक आते हैं और इनका नाम था एडमंड काइराइट। और भैया जी ये क्या करते हैं, ये भाप से चलने वाले एक करघे को निर्मित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों कि भैया पहले तो पानी फेंका जा रहा था, पानी फेंकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टीम की मदद से, सिर्फ भाप की मदद से, भाप जो होगी वो एक चक्के पे गिरेगी, उस चक्के पे गिरने की वजह से जो मशीन थी वो चलने लगेगी, उसको निर्मित किया गया। तो अब मोर टेक्नोलॉजी, जो बेहतर टेक्नोलॉजी थी वो आनी शुरू हो गई, और इस प्रकार के पावर लूम को बनाया गया। अब जब ये नई नई मशीनें पूरे तौर पर विकसित होनी शुरू हो गई तो दुनिया में एक प्रकार से आप देखते हैं कि क्रांति आ गई, और इस क्रांति ने मुख्य तौर पर जो कारखाने थे और जो व्यापार थे उसको बहुत तेजी के साथ आप देखते हैं कि बदल
लिया। पहले एक इंसान एक कपड़े को निर्मित करने में पूरे कम से कम 2 से 3 दिन लगा रहा था। अब इन मशीनों के बन जाने से आप देखते हैं कि एक कपड़े का निर्माण कुछ ही घंटों के अंदर किया जा रहा था, तो जिससे उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला गया। और इसे ही हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं? इसे ही हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकार रहे हैं। अब मशीनों का ये जो आविष्कार बहुत तेजी से होता चला गया और फैक्ट्रियों की जगह फैक्ट्रियां बड़े स्तर पर खोले जाने लगी। इससे मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि पूरा का पूरा जो यूरोप था वो तेजी के साथ विकसित होता चला गया, अमीर होता चला गया। और ब्रिटेन भैया जहां पर सबसे ज्यादा मशीनें निर्मित हो रही थी वो तो और ज्यादा पावरफुल देश बनता चला गया। अगर बात की जाए भारतीय उद्योग की, तो भारत जो था दोस्तों उस समय के हिसाब से एक समृद्धशाली देश हुआ करता था। हाँ, भारत के अंदर उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारत के अंदर जो लोग थे वो हाथों से चीजों को बना रहे थे। लेकिन उस समय का जो भारत था आप देखते हैं कि वो उद्योग की नजर से या फिर व्यापार की नजर से एक विकसित देश हुआ करता था। और भारत दुनिया का एक ऐसी बड़ी वर्कशॉप हुआ करती थी जहां पर आप देखते हैं कि चीजों को बनाया जाता था, है ना। हमारे देश के अंदर चीजों को निर्मित किया जाता था। हाँ, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी भाई साहब, लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो बना हुआ सामान था वो दुनिया के हर देश के लोगों को प्राप्त हो, वो चाहते थे कि उनके यहां पर पहुंचे। और दुनिया का हर व्यक्ति ये चाहता था कि भारत का बना हुआ जो सामान है उसको प्रयोग में लाया जाए। तो भारत के सामान की जो डिमांड थी वो बड़े स्तर पर थी, है ना। हम देखते हैं कि उस समय तक भारत के अंदर मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था। हमारे देश के अंदर हम लोग चीजों को हाथों से ही बना रहे थे। इसे भारतीय हस्तकला कहते हैं। आप देखते हैं कि हम लोग चीजों को अपनी हाथ की कारीगरी से क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। और धीरे धीरे क्या होता गया, ये जो भारत का भारतीय हस्तकला थी या फिर भारतीय शिल्पकला थी ये दुनिया के अंदर मशहूर हो गई। लेकिन जैसा हमें पता है दोस्तों कि अंग्रेज जो थे उन्होंने अपने यहां पर मशीनों को निर्मित कर लिया था और उन मशीनों के अंदर जो कच्चा माल था उसी की तलाश में वो भारत की तरफ आगमन करते हैं। भारत आने के बाद उनको दिखता है कि भैया जी इतनी अच्छी जमीन, इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा कच्चा माल, और फिर वो भारत को अपना गुलाम बना लेते हैं। और उसके बाद मुख्य तौर पर वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे नियम और कानून बनाते हैं जिससे भारतीय व्यापार को पूरे तौर पर आप देखते हैं कि घाटा होता है। तो अंग्रेज लोग भारत के अंदर पहले व्यापारी बनकर आते हैं और व्यापार करते करते वो भारत के ऊपर क्या कर लेते हैं, अपना नियंत्रण कायम कर लेते हैं। और जब वो अंग्रेज भारत के अंदर अपना नियंत्रण कायम करते हैं तो जो भारत के कुटीर उद्योग थे, जो भारत के छोटे छोटे व्यापारी अपने हाथों से चीजों को बनाते थे, उनको तहस नहस कर देते हैं। अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था भैया? ये इतना प्यारा देश है, इतना समृद्धशाली देश है, यहां पर आओ, लूटो और लूट कर अपने यहां पर ले जाओ, है ना। और अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। अंग्रेजों ने भारत के अंदर मुख्य तौर पर फूट डालो शासन करो की नीति को चलाया। फूट डालो शासन करो कि एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा दो, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ा दो, ये आपस में लड़ते रहेंगे और उसके बाद इनके पूरे के पूरे देश को लूटकर भाग जाओ। जब अंग्रेज भारत के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद वो मुख्य तौर पर भारत के अंदर जो ये हमारे छोटे छोटे कारखाने थे, छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी, लोग कुटीर उद्योग का मतलब हुआ कि छोटे स्तर पर जो घर में किए जाने वाले काम धंधे थे उनको तबाह कर देते हैं, हर चीज पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं और वो भारत के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और उनका उद्देश्य क्या था कि भैया भारत के अंदर जो कच्चा माल है इस पर भारत के लोग अपना स्वामित्व ना रख सके, भारत के लोग अपने ही देश के कच्चे माल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि अंग्रेज उस कच्चे माल को प्रयोग करने लगे और भारत के सारे संसाधनों पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और अंग्रेजों ने भारत के अंदर क्या करना शुरू कर दिया, कारखानों को स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक। और इससे मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो भारतीय व्यापारी थे, भारतीय मजदूर थे, भारतीय शिल्पकार थे, भारतीय हस्तकलाकार थे, उनके सारे के सारे जो काम धंधे थे अंग्रेजों ने उनको चौपट कर दिया। और भारत एक जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उस सोने की चिड़िया में आप देखते हैं कि दरार पड़ने लगी और वो कमजोर होता चला गया। समय गुजरता चला जाता है दोस्तों और समय आता है सन 1814 का। सन 1814 में आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर अंग्रेजों की नजर कोयला उद्योग पर पड़ती है। अच्छा, ये जो कोयला है ना दोस्तों, ये भी उस समय के हिसाब से एक बहुत ही जबरदस्त आप देखते हैं कि खनिज था और आज के समय में भी भैया बिजली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो कोयला था इसको बड़े स्तर पर क्या किया जाता है, इसकी खुदाई की जाती है, क्योंकि अब मशीनें बन चुकी थी और इन मशीनों के अंदर क्या किया जाता था दोस्तों, इस कोयले का प्रयोग किया जाता था। तो भारत में मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर और उसी के साथ साथ झारखंड के क्षेत्र के अंदर क्या किया जाता है, कोयले को निकाला जाता है और उस कोयले का प्रयोग अंग्रेज लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। समय गुजरता है, समय आता है सन 1850 से 1860 के बीच में और इसके अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर और प्रकार की जो चीजें थी वो भी होनी शुरू हो जाती हैं। भारत के अंदर चाय के बाग बनाए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा, कॉफी की खेती की जाती है, रबड़ की खेती की जाती है, पटसन यानी कि जूट की खेती की जाती है। और अच्छा, भारतीयों से ये कह दिया जाता है
कि कोई भी भारत का व्यापारी या फिर कोई भी भारत का जो किसान होगा वो खुद किसी दूसरे देश के व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकता, सामान को नहीं बेचेगा। भारत के लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, अंग्रेजों के साथ ही सामान को खरीदते थे और बेचते थे। तो हमें एक प्रकार से पूरे तौर पर आप देखते हैं कि प्रतिबंधित कर दिया था। हमारे ही देश में ये सब चीजें उग रही थी, लेकिन हम ही किसी दूसरे देश के व्यक्ति के साथ बिजनेस नहीं कर सकते थे। अंग्रेज अपने मन मुताबिक ही क्या करते थे, हमसे इन सामानों को खरीद लेते थे और जितनी कम से कम रोजी होती थी, जितनी कम से कम मजदूरी होती थी, वो भारतीयों को दी जाती थी और भारतीयों का शोषण आप देखते थे कि इसके जरिए किया जा रहा था। तो भारतीयों के संसाधनों को प्रयोग में लाया जा रहा है और भारतीयों का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जा रहा है, उनको कमजोर किया जा रहा है। समय गुजरता चला जाता है और 1860 के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं साल 1916 में। साल 1916 के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, जो अंग्रेजी सरकार थी, है ना, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, एक औद्योगिक आयोग का एक औद्योगिक आयोग को बनाया जाता है ताकि भारत के अंदर जितने भी उद्योग हैं और व्यापार हों उसके अंदर मुख्य तौर पर क्या किया जा सके, उनका पता लगाया जा सके और मुख्य तौर पर भारतीय व्यापार को और बेहतर किया जा सके, है ना। तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं दोस्तों, साल 1916 के अंदर एक कमीशन को नियुक्त करते हैं, एक ग्रुप को बनाते हैं और इस ग्रुप का उद्देश्य यही था मुख्य तौर पर कि भारत के अंदर कितने प्रकार के काम हो रहे हैं, कितने प्रकार के कारखाने चल रहे हैं, उसका पता लगाया जाए। इसकी आप देखते हैं कि जांच पड़ताल के लिए इस ग्रुप को बनाया जाता है। और साल 1921 में मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, जो अंग्रेजी सरकार थी वो एक राजस्व आयोग भी बनाती है। राजस्व आयोग का मतलब हुआ कि भैया भारत के अलग अलग जितने भी ये कारखाने हैं, भारत के अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं, इससे आने वाला जो पैसा हो ना, उस पैसे के रखरखाव के लिए इस ग्रुप को या फिर आप देखते हैं कि इस राजस्व को बनाया जाता है। तो अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में संसाधन है, यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में कच्चा माल है और किन किन तरीके से हम नए नए व्यापार को फूल सकते हैं, फल फूल सकते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि इन दो संगठनों को बनाया गया था। समय गुजरता चला जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप मुख्य तौर पर देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था साल 1939 से साल 1945 का ये जो पूरा का पूरा समय रहा था, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो सूती कपड़े थी इसकी जो मांग थी वो भारतीय मिलों को ही पूरा कर पा रही थी। यानी कि क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था और अधिकतर जो भारत के सूती कपड़े की मांग दुनिया के अलग अलग देशों में हुआ करती थी, आप देखते हैं कि उस समय के अंदर वो मांग घट जाती है और ज्यादा मात्रा में आप देखते हैं कि जो सूती कपड़ा था उसकी विश्व के अंदर ज्यादा मांग नहीं होती है। तो जो भारत का सूती वस्त्र उद्योग था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आप लोग देखते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं कमजोर होने लगता है, वो भी कहीं ना कहीं टूटने लगता है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, साल 1945 के बाद की बात हो रही है, तो यहां पर अमेरिका भारत के व्यापार का एक मुख्य साझेदार बन जाता है ना। तो अभी तक हम लोग आजाद नहीं हुए, लेकिन अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का एक शक्तिशाली देश बन जाता है और अमेरिका को दिखता है कि भैया भारत जैसे इस नए देश के साथ हमें कहीं ना कहीं व्यापार करना चाहिए। और मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या होने लगता है दोस्तों, व्यापारिक समझौते होने लग जाते हैं। और भारत जो था वो मुख्य तौर पर अपना जो उपयोगी सामान था वो क्या था दोस्तों, मुख्य तौर पर जो कच्चा माल वगैरह था वो किसके साथ शेयर करने लग जाता है, अमेरिका के साथ शेयर करने लग जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक यूरोप की कंपनियां क्या थी बच्चों, पूरे तौर पर भारत के अंदर कब्जा करी हुई थी। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है साल 1945 के बाद, अभी हम लोग आजाद नहीं हुए हैं, हम लोगों को आजादी की प्राप्ति साल 1947 में होगी, लेकिन आप देखते हैं कि हमारे रिश्ते जो थे वो कहीं ना कहीं अमेरिका से बेहतर होने लगे थे। भारत से सामान अमेरिका जाने लगा था और अमेरिका से सामान भारत आने लगा था। तो चीजों का आदान प्रदान, आयात जो निर्यात जो था वो बड़े स्तर पर होना शुरू हो गया था, है ना। अब मुख्य तौर पर यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर आजादी के बाद और आजादी के आसपास के समय में किस तरीके से हमारे यहाँ पर कारखाने बनाए जा रहे थे, किस तरीके से चीजों को निर्मित किया जा रहा था, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो औद्योगिकरण हो रहा है दोस्तों, इसने एक नई प्रकार की फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, जिसके अंदर मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो उद्योगों के मालिक थे ना, अब वो मुख्य तौर पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, मजदूर बनकर रह जाते हैं, है ना। तो मुख्य तौर पर आप लोग क्या देखते हैं कि भारत के अंदर अंग्रेजों के आने से पहले जो हमारे व्यापारी लोग थे वो अपनी मर्जी से काम किया करते थे, जितना उनको उत्पादन करने की जरूरत थी उतना उत्पादन किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद जो फैक्ट्रियों को निर्मित किया, तो और जो भारत के अंदर रहने वाले हमारे मजदूर थे, भारत के अंदर जिन लोगों के अपने काम थे, क्योंकि अब उनके काम को तो अंग्रेजों ने तबाह कर दिया, अब इनको मजदूरों के तौर पर अंग्रेज लोग अपने यहाँ पर काम करने लगे।
और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जितने पहले लोग क्या थे दोस्तों, आप देखते हैं कि पहले वो अपने काम किया करते थे और अब जब उनको काम नहीं मिल पा रहा था तो आप देखते हैं कि अब उनको मजदूरों के तरीके से अपने जीवन को गुजारना पड़ रहा था। अब इसी के साथ साथ समय गुजरता चला जाता है और कुछ जो भारतीय उद्योगपति थे, है ना, जो मिले हुए थे अंग्रेजों के साथ, उनको ज्यादा फायदा हो रहा था। बाकी सब लोगों का जीवन पूरे तौर पर आप देखते हैं कि सही नहीं चल रहा था। औरतें और बच्चे जो थे दोस्तों, है ना, काम जो था वो सही तरीके से नहीं बसा हुआ था। इन फैक्ट्रीज के अंदर मुख्य तौर पर औरतों और बच्चों को रखा जाता था, जिनसे 16-16, 18-18 घंटे दिन में काम कराया जाता था और उन मजदूरों को मनुष्य नहीं माना जाता था। इनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, बस इनको एक प्रकार से आप देखते थे कि एक रोबोट की तरीके से काम कराया जाता था और बहुत ज्यादा इन लोगों का शोषण किया जाता था और इनको जीवन जीने के लिए कोई भी सहायता नहीं दी जाती थी, है ना। अब इन्हीं कारखानों में आप देखते थे कि जो लोग थे, क्योंकि उनके साथ किसी प्रकार का कोई सही रखरखाव नहीं हो रहा था, तो जो लोग थे वो मुख्य तौर पर क्या थे, काम को छोड़ने को भी तैयार थे और उनको ये डर भी बना रहता था कि भैया अगर हमने काम छोड़ दिया तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमें कहीं काम नहीं मिलेगा, क्योंकि देश के हालात उस समय ज़्यादा अच्छे नहीं थे। लोगों को काम की तलाश थी, मगर जो काम मिल रहा था उसमें 16-16, 18-18 घंटे आप देख रहे हैं कि काम कराया जा रहा था। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे ये असंगठित जो लोग थे ये अपना संगठन बनाने लगे, क्योंकि ये मजदूर लोग थे और ये दबे कुचले हुए लोग थे, इनका कोई संगठन नहीं था, ये इकट्ठे नहीं थे, इनका कोई लीडर नहीं था। धीरे धीरे ये जो हमारे आप देखते हैं कि मजदूर थे जो एक टुकड़ों में बटे हुए थे, ये सभी टुकड़े एक प्रकार से इकट्ठे होने लगते हैं और ये अपना संगठन बनाते हैं। और साल 1920 के अंदर मुख्य तौर पर क्या होता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। यानी कि भारत के जितने भी मजदूर लोग थे वो अपने संगठन को बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय, जो भारत के कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, लाला लाजपत राय जी, है ना दोस्तों, आप क्या देखते हैं कि उनको इस पूरी की पूरी समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि मुख्य तौर पर आप देखें कि जितने भी हमारे मजदूर लोग थे उनका शोषण किया जा रहा था, उनको लूटा जा रहा था, उनको कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, उनसे जरूरत से ज्यादा काम कराया जा रहा था, उनका जीवन एक प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत ही शोचनीय था, बहुत ही दयनीय था। और इसी वजह से भारत के जो मजदूर थे ये संगठित होते हैं, अपने ग्रुप को बना लेते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि साल 1920 के अंदर अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन बनने लगते हैं। तो भारत के अंदर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर भारतीयों के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है और पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर दुनिया के अलग अलग देशों में भी जो श्रमिक लोग थे वहां से भी मजदूरों के द्वारा क्या किया जाता है, इकट्ठे होने की कोशिश की जाती है। और साल 1920 में ही अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना होती है, जो पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले मजदूर हैं उनकी समस्याओं को सुनने का एक मंच तैयार होती है। साल 1926 की बात की जाती है दोस्तों, तो आप देखते हैं कि मजदूर संघ अधिनियम भारत के अंदर पारित होता है ना। अब मुख्य तौर पर दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि एक संगठन बन जाता है जो दुनिया भर के मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की कोशिश करता है। और साल 1920 में ही भारत के अंदर भी वो संगठन बन जाता है जो भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करता है। और ये अधिकारों की रक्षा को लेकर आप देखते हैं कि आए दिन अंग्रेजों पर क्या किया जाता था, विरोध किया जाता था और दबाव डाला जाता था। समय गुजरता चला जाता है और साल आता है 1926 और साल 1926 के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, मजदूरों को लेकर एक कानून बनाया जाता है और उसमें ये मान्यता दी जाती है कि जितने भी मजदूर होंगे उनको मान्यता दी जाएगी। यानी कि जितने भी मजदूर लोग हैं ना, उनको एक प्रकार से सरकार क्या देगी, मान्यता देगी, उनके अधिकारों की रक्षा करेगी, है ना। और फिर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। साल 1926 से हम देखते हैं कि समय आ जाता है आज़ादी के आसपास का और भारत को आज़ादी मिल जाती है। और आज़ादी मिलने के बाद यानी कि भारत की आज़ादी के बाद आप देखते हैं कि भारत की आज़ादी कैसे मिली थी हमें, भारत को आज़ादी दो टुकड़ों में मिली थी, यानी कि भारत और पाकिस्तान, दो देश निर्मित हुए थे, आप सभी को पता है ना। तो भारत का विभाजन हो जाता है और उसके बाद भारत के अंदर बड़े स्तर में क्या हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे काम धंधे थे जो पाकिस्तान वाले इलाके में हुआ करते थे। तो वहां के लोग अपने घर बार को छोड़कर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ के लोग जो थे, जो मुख्य तौर पर थे, वो धर्म की वजह से आप देखते हैं कि उस क्षेत्र में चले जाते हैं। तो भारत के अंदर बड़े स्तर पर अव्यवस्था फैल जाती है और मुख्य तौर पर भारत के अंदर जो लोगों के बसे बसाए काम धंधे थे वो तहस नहस हो जाते हैं। देश के अंदर बड़े स्तर पर बेरोजगारी फैलती चली जाती है और मजदूरों के जो काम धंधे थे और जो उनको अधिकार मिला करते थे उस समय के अंदर उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता।
है ना। तो आजादी के एक साल बाद यानी कि 1948 में, साल 1948 में क्या किया जाता है, भारत की सरकार न्यूनतम मजदूरी कानून को पारित करती है। न्यूनतम मजदूरी कानून का मतलब क्या होता है, मुख्य तौर पर यह कहा जाता है कि उद्योग धंधों के अंदर मजदूरों की जो सैलरी है ना वो तय कर दी जाती है। तो सरकार ये तय करती है भारत के अंदर आजाद हो जाने के बाद कि हमारे देश के अंदर अगर कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और उससे 10 घंटे 12 घंटे काम कराया जा रहा है तो उसकी एक निश्चित सैलरी होनी चाहिए भारत के अंदर। ये एक बहुत ही बड़ा आप देखते हैं कि बदलाव आपको होता हुआ दिखता है। तो साल 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून को पारित किया जाता है, जिसके जरिए भारतीय मजदूरों की जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, उसको आप देखते हैं कि उसको निश्चित रूप दिया जाता है। और फिर समय गुजरता है, साल 1952 में भारत की जो केंद्र सरकार थी वो मुख्य तौर पर एक और बड़ा कार्य करती है। वो क्या है दोस्तों कि भारत के अंदर राष्ट्रीय श्रम आयोग को गठित किया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय श्रम आयोग था ये मुख्य तौर पर क्या करता है दोस्तों कि भारत सरकार इसके जरिए मुख्य तौर पर हमारे जितने भी मजदूर थे उनको उठाने के लिए नए नए नियम और कानून बनाती है। यानी कि हम मजदूरों को अच्छा वातावरण दे सकें, मजदूरों को काम के लिए अच्छी फैसिलिटीज मिल सके, मजदूरों के काम के घंटे डिसाइड हो, उसी के साथ साथ मजदूर किसी प्रकार से शोषित ना हो, उनको दबाया ना जा सके। इस बात को लेकर आप देखते हैं कि भारत की सरकार राष्ट्रीय श्रम आयोग को गठित करती है। और उसी के साथ साथ ये जो औद्योगिकरण है कि ज्यादा से ज्यादा जो फैक्ट्रियां खुल रही हैं, इसके जरिए जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े कारखानों के मालिक हैं, कभी ये हमारे मजदूर भाइयों का शोषण ना करें, इस बात पर भी नजर भारत की सरकार रखना शुरू कर देती है 1952 के अंतर्गत। ठीक है, और यहां तक हमने मुख्य तौर पर आप सभी के साथ इस समस्त ये जो हमारा चैप्टर था इसकी कहानी को आपके सामने एक एक कर रखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग यहां से बढ़ेंगे आगे और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यू की फॉर्म में हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हो, उसको एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले यहां पर पूछा जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार कब हुआ, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मशीन है स्पिनिंग जेनी मशीन, इसका आविष्कार किस वर्ष के अंतर्गत किया गया था। एक बहुत ही अच्छा सवाल है, 1770 के अंदर आप देखते हैं कि इसका आविष्कार किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में पूछा जाता है। अगला, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप अगर आप लोगों ने देखा हो दोस्तों कि मुख्य तौर पर आज भी भारत के और दुनिया के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में आप देखते हैं कि एक लैंप होता है और वो तेल से जलता है जिससे रोशनी होती है। तो ये जो सेफ्टी लैंप था इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, हम देख पा रहे हैं कि हम्फ्री डेवी, है ना, हम्फ्री डेवी कर ये आविष्कारक हैं, इनके द्वारा इसको निर्मित किया गया था। अगला सवाल है कि बंबई में सबसे पहले सूती कपड़े की कारखाने को कब बनाया गया। तो भारत के अंदर सूती कपड़े की जो मिल थी या फिर जो कारखाना था उसको 1851 के अंदर आप देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले स्थापित किया गया। अगला सवाल है कि साल 1917 में, है ना, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साल 1917 में भारत में सबसे पहली जूट की मिल या फिर जूट का कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया था। तो आप सभी को पता है कि जूट जो है वो आपकी जो नदी है ना, हावड़ा ब्रिज के आसपास जो है वहां पर की जाती है और ये कलकत्ता के अंदर है और इसी वजह से कलकत्ता में ही सबसे पहले इसको बसाया गया। तो साल 1917 में पटसन यानी कि जूट का जो कारखाना था वो कलकत्ता में बसाया गया था। अगला है कि भारत में कोयला उद्योग सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ, कि कोयले की खदान जो निकाली जाने लगी वो भारत में सबसे पहले आप देखते हैं कि उसका प्रारंभ कब हुआ था, वो सन 1814 के अंतर्गत आप देखते हैं कि सन 1814 से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में कोयला झारखंड से और पश्चिम बंगाल से निकाला जा रहा था। अगला सवाल है कि जमशेदजी टाटा जी, है ना, रतन टाटा जी के आप देखते हैं कि दादाजी हैं ये। जमशेदजी टाटा जी ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की थी, किस साल के अंदर की थी। तो साल 1907 में आप देखते हैं कि इस कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा जी ने की थी और ये झारखंड के अंदर उन्होंने अपनी इस कंपनी को बसाया था। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक समाजवाद एक प्रकार से एक ऐसी सोच है जिसके अंदर कहा जाता है कि चीजों को सब लोगों में संतुलित तौर पर विघटित किया जाए और इसको देने वाले, प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रॉबर्ट ओवन। ठीक है, अगला सवाल है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब मिले। कि भैया इंग्लैंड के अंदर जितने भी पुरुष हैं और महिलाएं हैं कानून की नजर में वो समान होंगे, तो जो वोट देने का अधिकार पुरुष के पास है वैसे ही वोट देने का अधिकार हमारी महिलाओं के पास होगा। ये इंग्लैंड के अंदर आप देखते हैं कि सन 1918 के अंतर्गत हुआ। और भारत में तो आजादी के बाद से ही, जैसे ही हमें आजादी प्राप्त होती है तो हमारे देश में सबको समान अधिकार मिले हुए होते हैं।
अगला सवाल है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? साल 1920 के अंदर आप लोग देखते हैं कि भारत के मजदूरों के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी, जो मजदूरों के अधिकार की कोशिश करती है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहली फैक्ट्री का कानून कब बना? तो भारत के अंदर सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्ट का मतलब होता है कानून, और भारत में सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट सन 1881 के अंतर्गत बनकर निर्मित हुआ। ठीक, अब यहां से अब तक हमने कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को किया है, बढ़ते हैं आगे, आप सभी को लेके चलते हैं कुछ और छोटे क्वेश्चंस की तरफ, है ना। पूछा जा रहा है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास में किन्हीं दो कारणों को बताएं कि मुख्य तौर पर दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर फैक्ट्रियां खुलने लगी, फैक्ट्रियों का विकास होने लगा, आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा था? तो हम देखते हैं कि भैया जी उस समय के अंदर नई नई मशीनें आने लगी थी और नए नए आविष्कार होने लगे थे। इन नई नई मशीनों के आ जाने की वजह से, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजों के आविष्कार हो जाने की वजह से हम लोग देखते हैं कि दुनिया में क्या होने लगा, फैक्ट्री प्रणाली विकसित होने लगी, फैक्ट्री बहुत तेजी से बनती चली गई। और ये जो मशीनें थी ना, इससे जो मजदूरी थी वो सस्ती हो गई। कोई इंसान अगर काम करता है तो उससे ज्यादा पैसे देने पड़ जाते थे। एक बार आप किसी मशीन को खरीद लें और उससे फिर आप सालों साल काम करा सकते थे। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि फैक्ट्री प्रणाली तेजी से बढ़ती चली गई, क्योंकि मशीनें बनने लगी, नए नए आविष्कार होने लगे, और उसके बाद जब मशीन बनकर तैयार हो गई, अगर आप उसे खरीद कर अपने यहां पर प्रयोग में लाने लगेंगे तो उससे आपको कम पैसा देना पड़ेगा, इंसान को ज्यादा देना पड़ जाता था। इसी वजह से फैक्ट्री का आप देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ विकास होने लगा। अगला है कि बर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, मुख्य तौर पर हम देखें कि औद्योगिकरण की वजह से, कि जब ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां खुलने लगी तो ब्रिटिश सहयोग से भारत के अंदर जितने भी उद्योग लगाने वाले पूंजीपति लोग थे वो मुख्य तौर पर क्या हो गए, आपको दिखता है कि पूंजीपति बनते चले गए, और समाज में एक नया वर्ग विभाजित हुआ जिसे बर्जुआ वर्ग के तौर पर जाना जाता है। तो भारत के अंदर मुख्य तौर पर अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत में आने के बाद उन्होंने कुछ उद्योगपतियों को अपने साथ मिला लिया था, और ये जो उद्योगपति थे इन्होंने मिलकर ही भारत के अंदर अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीयों का शोषण किया, और इनको ही क्या कहा जा रहा है दोस्तों? इनको ही बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने समाज में अपने ही लोगों का कहीं ना कहीं शोषण किया। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? 18वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन से उद्योग हुआ करते थे? हमारे यहाँ पर सूत को काटा जाता था, उसी के साथ सूती कपड़े के कारखाने होते थे, लोहे उद्योग थे, ऊन के हमारे यहाँ पर उद्योग हुआ करते थे। अगला सवाल है कि निरोधीकरण, है ना, निरोधीकरण, औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण का मतलब होता है दोस्तों मुख्य तौर पर आप सभी को पता है कि कारखानों का खुलना, उद्योगों का खुलना, है ना। और एक तरफ जहां पर आप देखते हैं कि मशीन के आविष्कार होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां खुल रही हैं, ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, और इसी को हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर औद्योगिकरण कहते हैं। लेकिन आप देखें कि मुख्य तौर पर ये जो बड़ी बड़ी मशीनें बन रही हैं, जो बड़े बड़े कारखाने खुल रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारे छोटे छोटे कारखाने थे, जो हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, ये बंद हुए थे कि नहीं हुए थे? जी हाँ, ये बंद हुए थे, और इसी को क्या कहा गया? इसी को निरुद्रीकरण के तौर पर जाना गया, कि बड़ी बड़ी मशीनों के आ जाने की बड़े वजह से, बड़े बड़े मशीनों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बन जाने की वजह से जो हमारे छोटे कारखाने थे, छोटे उद्योग थे, उनकी समाप्ति क्या कहलाई दोस्तों? उनकी समाप्ति को मुख्य तौर पर निरुद्रीकरण के तौर पर हमने इसको पुकारा। अगला सवाल है कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब की गई थी और इसके क्या उद्देश्य थे? भारत के अंदर औद्योगिक आयोग की नियुक्ति सन 1910 के अंतर्गत की गई थी, और इसका उद्देश्य था कि भारत के अंदर जो हमारे उद्योग हैं और भारत के अंदर जो व्यापार है उसके अंदर कैसे एक समरूपता लाई जा सके, और इसको और कैसे हम लोग बेहतर कर सकें। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि वो ज्यादा से ज्यादा कैसे और भारत के संसाधनों पर कब्जा कर सकें, इसी को ध्यान में रखकर इस समिति को बनाया गया था। सवाल पूछा जा रहा है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? भैया, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर मुख्य तौर पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मशीनों के जरिए क्या करते हैं? चीजों का उत्पादन करते हैं और बड़ी मात्रा में कारखाने खुलते हैं। इसमें बड़े स्तर पर, वृहद स्तर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि बड़े लेवल पर क्या किया जाता है? बाजार की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। और दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि ये जो हमारा औद्योगिकरण होता है, ये दुनिया के अंदर लोगों को और देशों को आधुनिकीकरण की तरफ लेके जाता है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाता है। वो देश तेजी से आपको आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया? अगर हम लोग देखें कि ये जो फैक्ट्रियां खुलने लगी, औद्योगिकरण होने लगा, इसने मुख्य तौर पर क्या, आप हम देखते हैं कि जितने भी हमारे मजदूर वर्ग के लोग थे उनके जीवन पर बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि उनको प्रभावित किया। क्या कराया जाता था? भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो मुख्य तौर पर औरतों और बच्चों से 16 से 18 घंटे तक काम कराया जाता था। ये हालात सिर्फ भारत के ही नहीं,
आप देखें कि भारत के बाहर इंग्लैंड के अंदर भी जो वहाँ के मजदूर थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ करता था, और वहाँ पर भी आप देखते थे कि उनके मालिक इंग्लैंड के अंदर जो मजदूर थे वहाँ पर भी वहाँ के मजदूरों का शोषण किया जाता था। मजदूरों की लाचारी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उनको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिला करती थी, उनको आप देखते थे कि एक प्रकार से गुलाम की तरह रखा जाता था। जिस जगह पर वो लोग रहा करते थे वो जगह भी रहने लायक नहीं थी और सिर्फ उनसे 18-18 घंटे काम कराया जाता था। तो इस वजह से हम लोग देख सकते हैं कि मुख्य तौर पर इस औद्योगिकरण की वजह से जो मजदूरों की जिंदगी थी और जो उनकी आजीविका थी वो पूरे तौर पर प्रभावित होती, और लोग जो थे वो इन मशीनों के दुश्मन बन बैठे थे। वो इन मशीनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे और लोगों को डर था कि इन मशीनों के आ जाने की वजह से, पहले आप देखते हैं कि 100 लोग थे और 100 लोग मिलकर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। अब एक मशीन आ गई, अब ये एक मशीन 100 लोगों का काम करने लगी, जिसकी वजह से 99 लोग क्या थे, बेरोजगार हो गए। तो मशीनों के आ जाने की वजह से लोगों में बेरोजगारी भी बढ़ी थी। पहले सब लोगों को काम मिल जाया करता था, लेकिन अब एक मशीन आ गई, वही मशीन उतना ही काम कर दिया करती थी, तो उससे आप देखते थे कि बड़े स्तर पर लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, स्लम पद्धति मुख्य तौर पर यह है कि जब औद्योगिकरण हुआ, यानी कि जब फैक्ट्रियां बननी शुरू हुई बड़े बड़े शहरों के अंदर, आप देखते हैं कि जब बड़े बड़े शहर बन गए, बड़े बड़े शहर बस गए, शहरों के अंदर हमने कारखानों को देखा। अब इन कारखानों में जो काम करने वाले मजदूर लोग थे ये गांव से आया करते थे। अब ये शहर में आ गए मजदूर, अब इनको रहने के लिए तो घर है नहीं। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग शहर के अंदर ही छोटी छोटी अपने घरों को बसा लेते हैं। स्लम का मतलब क्या है कि झुग्गी बस्ती को बसा लेते हैं, और इसी के जरिए आप देखते हैं कि फिर ये पूरे तौर पर क्या हो जाती है, ये जो स्लम इंडस्ट्री है या फिर आप देखेंगे जो झुग्गी बस्ती है, ये एक प्रकार से गरीब लोगों का एक प्राय बन जाता है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि जो पूंजीपति लोग थे ये तो आराम से रहा करते थे शहर के अंदर अपने ऊंचे ऊंचे घरों में, वहीं जो हमारी मजदूर समाज का लोग थे उनका बड़े स्तर पर शोषण किया जाता था और फिर वो इन स्लम्स के अंदर रहा करते थे, इन झुग्गी बस्तियों के अंदर रहा करते थे। अगला सवाल है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना। न्यूनतम मजदूरी कानून हम देखते हैं कि साल 1945 में पास हुआ, जिसके तहत भारत के अंदर काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं उनकी मजदूरी को निश्चित किया गया। और भारत में आज़ादी के बाद जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आई तो उसको और मजबूती से भारत के अंदर क्या किया गया, शामिल किया गया, और इसके तहत ये कोशिश की गई कि भारत के अंदर हर व्यक्ति जो भी किसी फैक्ट्री के अंदर काम करे उसको इतनी रोजी रोटी, उसको इतना पैसा तो मिलना चाहिए जिससे वो अपना जीवन सम्मानपूर्वक गुजार सके। इसी को हमने न्यूनतम मजदूरी कानून के तौर पर पुकारा। अगला सवाल यहां पर आपके सामने रखा जा रहा है दोस्तों, और आपसे पूछा जा रहा है कि कोयला और लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को कैसे गति प्रदान की। तो भारत के अंदर मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा कोयला उद्योग था ये सन 1814 में शुरू होता है, और पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में और उसी के साथ जो झारखंड का इलाका है वहां से मुख्य तौर पर कोयले की खुदाई शुरू हो जाती है। भारत के अंदर आप देखते हैं कि रेलवे का विकास तेजी से होता चला जाता है, और 1853 में है ना, क्या है दोस्तों, 1853 के बाद से भारत के अंदर बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि जो हमारी जो रेलवे थी उसको मजबूत किया जाता है। तो रेलवे जो थी, जो हमारी ट्रेन हुआ करती थी वो भाप से, कोयले से चला करती, तो इसी मांग की वजह से बड़े स्तर से भारत में कोयले को निकाला जा रहा था। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर बड़ी मात्रा में लोहे का उत्पादन होता है, तो इसीलिए आप देखते हैं कि यहाँ से लौह अयस्क को भी निकाला जाने लगा। साल 1907 में आप देखते हैं कि जमशेदजी टाटा जी ने झारखंड के क्षेत्र में मुख्य तौर पर क्या किया, आयरन यानी कि आप देखते हैं कि इस्पात की कंपनी को स्थापित किया, और जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मुख्य तौर पर क्या किया जा सके कि भारत के अंदर जितना भी इस्पात है वो भारतीयों के प्रयोग रूपी किया जा सके। और आज़ादी के बाद भी आप देखते हैं कि भारत जो है वो लोहे इस्पात उद्योग के अंदर तेजी से बढ़ता जा रहा है, और भारत का ये जो कोयला उद्योग है और भारत का ये जो लौह इस्पात उद्योग है ये मुख्य तौर पर भारत को एक मजबूत देश बनाने में आज के समय में भी योगदान देता आ रहा है। अगला सवाल है कि औद्योगिकरण के कारणों को उल्लेख कीजिए, कि औद्योगिकरण आखिर हुआ क्यों, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आवश्यकता है वही आविष्कार की जननी है ना। और ब्रिटेन के अंदर मुख्य तौर पर आप देखते थे कि जो वहां की सरकार थी वहां पर उन लोगों को क्या मिला, उनको ना आजादी मिली पूरे तौर पर। वहां पर कोई भय नहीं था, वहां के राजा रानी अपने लोगों को आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो इसी वजह से मुख्य तौर पर ब्रिटेन में व्यापार को लेकर आजादी थी, कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। तो बड़ी मात्रा में इसी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आविष्कार हुए। अब जब यहाँ पर चीज़ें निर्मित होती चली गई तो उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी मात्रा में जो कारखाने के अंदर मशीनें थी वो निर्मित होती चली गई, और मशीनों के निर्मित हो जाने की वजह से अब उत्पादन बहुत तेज़ी से होता चला गया। तो जो कारखानों के मालिक थे उन्हें समझ में आ गया कि भाई हम 50 मजदूरों को रखेंगे, इससे अच्छा एक मशीन को खरीद लेते हैं, और इस मशीन को खरीदने से हम अपने उत्पादन को कर सकते हैं। तो बड़ी मात्रा में आप देखते हैं कि यूरोप के
देशों में और उसी के साथ साथ ब्रिटेन में बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, इन मशीनों को बनाने की मांग उठने लगी, मशीनें बनने लगी और उसके बाद फिर उत्पादन तेजी से आगे बढ़ता चला गया। तो नए नए आविष्कार होने लगे मशीनों को और बेहतर किया जाने लगा। लोहे और कोयले की मांग भी बड़ी मात्रा में मिलती चली गई और इसकी वजह से हम देखते गए कि फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई, बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियां बनने शुरू हो गई और इसी वजह से जब फैक्ट्रियां बड़ी मात्रा में बनने लगी तो जो उससे ज़्यादा उत्पादन होने लगा। अब ज़्यादा उत्पादन होने लगा तो इस उत्पादन को शहर तक पहुंचाना है, शहर से गांव तक पहुंचाना है, हर एक इलाके में पहुंचाना है, तो इसके लिए यातायात की सुविधा को बेहतर किया गया। और फिर जब किसी देश के अंदर कारखाने बनकर तैयार हो गए, उस कारखाने के बनने के बाद जो कच्चा माल था जब वो देश में नहीं मिला तो फिर दूसरे देशों पर कब्जा किया जाने लगा और उसी के तहत आप देखते हैं कि भारत, अफ्रीका जैसे देशों में क्या किया जाने लगा, इन यूरोपीय देशों के द्वारा मुख्य तौर पर आक्रमण किया जाने लगा और उनको बेरोजगार किया गया। तो भारत के अंदर जब ये लोग आते हैं तो भारत की जो बनी बनाई छोटे हमारे कारखाने थे उनको तबाह कर देते हैं ये बड़े बड़े कारखाने, और इससे इन बड़े बड़े उद्योगों का तो फायदा होता है, इन अंग्रेजों का तो फायदा होता है, अपितु भारत के लोगों का आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अगला सवाल है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। सन 1850 से सन 1950 के बीच की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत के अंदर जो हमारे वस्त्र उद्योग थे, लोहा उद्योग था, सीमेंट उद्योग था, कोयला उद्योग था, इन सभी चीज़ों का हमने देखा कि विकास हुआ है। भारत के अंदर बहुत सारे शहर इन्हीं कारखानों की वजह से स्थापित हुए, जैसे जमशेदपुर सिटी हुई, धनबाद नामक शहर हुआ, डालमिया नगर हुआ। ये सभी जो शहर हैं ये मुख्य तौर पर आज एक बड़े शहर के तौर पर विकसित हो पाए हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में कारखानों को हमने खोलते हुए देखा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री इन इलाकों के अंदर शामिल हुई और जब ये फैक्ट्रियाँ खुली तो यहाँ के लोगों को काम मिला। हाँ, इन औद्योगिकरण की वजह से जो भारत के अंदर छोटे मोटे काम धंधे थे, है ना, उन पर आप देखते हैं कि उन पर बहुत ज़बरदस्त तौर पर प्रतिकूल फर्क पड़ा। जो भारत के छोटे कुटीर उद्योग थे वो बड़ी फैक्ट्रियों के आ जाने की वजह से हम देखते हैं कि तबाही में चले गए थे, है ना। तो इंग्लैंड के आ जाने के बाद से, अंग्रेजों के आ जाने के बाद से जो भारतीय बुनकर थे उनका जीवन पूरी तरीके से तबाही में चला गया था। अंग्रेजों ने अपना तो फायदा किया, अपितु जो भारतीय बुनकर थे, जो चीज़ों को हाथ से बुना करते थे, उनका जीवन बड़े तौर पर आप देखते हैं कि परेशान हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं सूरत की, मुर्शिदाबाद की, ये कुछ ऐसे इलाके रहे जहां पर औद्योगिकरण का बहुत ज़बरदस्त तौर पर प्रभाव पड़ा क्योंकि इस इलाके के अंदर जो रहने वाले लोग थे वो चीज़ों को हाथ से बनाया करते थे और जब यहाँ पर कारखाने खुल गए, मशीनें आ गई, कारखाने और मशीनों के आ जाने की वजह से यहाँ के जो बुनकर थे उनका पूरे तौर पर आप देखते हैं कि जीवन तहस नहस हो गया। तो इस औद्योगिकरण की वजह से अंग्रेज़ों ने अपने आप को मजबूत किया, अपनी पूंजी को भरा, अपने खजाने को भरा, लेकिन भारतीयों को अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, मजदूर बना के रखा। भारत के जो लोग थे जो अपना काम करते थे, जब उनको काम नहीं मिला तो वो अंग्रेजों के लिए मजदूरी करने पर विवश हुए और इसी वजह से हम देखते हैं कि भारत के कुछ शहरों के अंदर स्लम पद्धति यानी कि झुग्गी बस्ती बननी शुरू हो गई। गांव के जो लोग थे वो इन शहरों में आने लगे और इसी वजह से हम देखते हैं कि शहरों के अंदर ये जो झुग्गी बस्ती की शुरुआत होती चली गई, है ना। अगला सवाल है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब है कि भैया जी किसी देश को गुलाम बनाना। उपनिवेश का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपनिवेश का मतलब होता है किसी देश को गुलाम बनाना। क्या करना? गुलाम बनाना, है ना। तो हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर कि जब अलग अलग देशों के अंदर नई नई चीज़ों और मशीनों का आविष्कार हो गया, अब ब्रिटेन के लोगों ने, अंग्रेज़ों ने मशीनों को बना लिया, इन मशीनों में जो कच्चा माल था वो इनके यहाँ था नहीं। कच्चे माल की तलाश में ही आप देखते हैं कि इन्होंने लंबी लंबी समुद्री यात्राएं की, भारत पहुंचे, अफ्रीका पहुंचे और उसके बाद उनको समझ में आया कि भैया जी हम इन इलाकों के अंदर तो आ गए हैं, अब यहाँ से अगर हमें कच्चा माल चाहिए तो क्यों ना हम इन इलाकों को अपने कब्जे में कर लें। और इसी वजह से आप देखते हैं कि इन्होंने इन यूरोप के देशों ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, बड़े बड़े देशों को क्या किया, संसाधनों की, क्योंकि इनके पास संसाधन इतने ज़्यादा थे नहीं, भारत जैसे देश में संसाधन बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए आप देखते हैं कि भारत जैसे बड़े शहर में, बड़े देश में ये आते हैं और फिर ये इन इलाकों को अपना उपनिवेश या फिर गुलाम बना लेते हैं। और भारत के जो अपने काम धंधे थे, भारतीयों के जो अपने काम धंधे थे, इनके आ जाने की वजह से आप देखते हैं कि वो पूरे तौर पर तहस नहस हो जाते हैं और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था। क्या था बच्चों? शोषण करना, कि मुख्य तौर पर भारत को लूटो, जितना ज़्यादा लूट सकते हो लूटो और मुख्य तौर पर जो अंग्रेजी खजाना था उसको भरो। कुटीर उद्योग के महत्व और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम लोग देखें कुटीर उद्योग मुख्य तौर पर क्या है दोस्तों, कि घर के अंदर जो सस्ते तौर पर आप देखते हैं कि जो वो मुख्य तौर पर देखते हैं कि चीज़ों को किया जाता है
है ना। घर में जो सस्ती चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। और किसी भी देश के विकास के लिए जो छोटे छोटे हमारे कारखाने होते हैं जो घर में लगाए जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। जैसे टोकरियों का बनाना हो, उसी के साथ आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के अचार का बनाना हो, तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और गांधी जी का भी ये मानना था कि कोई देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ के हर घर के अंदर मुख्य तौर पर कुटीर उद्योग की उपस्थिति ना हो। तो देश को आगे बढ़ाने में, देश की आय को आगे बढ़ाने में, उसी के साथ साथ देश के अंदर लोगों में क्या है दोस्तों कि संतुलित तौर पर उनका विकास करने में हमारा कुटीर उद्योग बहुत बड़े स्तर पर क्या करता है, योगदान देता है। और भारत जो था वास्तविकता में आप देखते हैं कि जो सोने की चिड़िया था, क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ पर ना हर व्यक्ति क्या था दोस्तों, आप देखते हैं कि उनके यहाँ भारत के अंदर अंग्रेजों के आने से पहले हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत के हर व्यक्ति के पास काम था। अब कोई देश गरीब कैसे है, कोई व्यक्ति गरीब कैसे है? क्योंकि उसके पास काम नहीं है। अब जब काम होगा तो पैसा आएगा तो वो उसी पैसे को अपने और काम में लगाएगा और आगे बढ़ेगा। तो कुटीर उद्योग के होने की वजह से ये देखा जाता है कि लोगों के पास काम होता है, लोगों का जीवन बेहतर होता है, लोग गरीबी से बचते हैं, लोग बेरोजगारी से बचते हैं और वो देश आगे बढ़ता है। और इसी बात की वकालत यहाँ पर कही जा रही है कि मुख्य तौर पर हर देश के अंदर जितनी भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अंदर लोग अपने तौर पर कार्य कर सकें, जिससे वो लोग अपने जीवन को बेहतर कर सकें और उस देश का भी जीवन बेहतर किया जा सके। अगला सवाल है कि औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचों को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन को भी प्रशस्त किया। जी हाँ, औद्योगिकरण से ना सिर्फ आप देखें कि जो आर्थिक ढांचे थे वो प्रभावित हुए, बल्कि मुख्य तौर पर राजनीतिक तौर पर भी बहुत जबरदस्त परिवर्तन हुए। भाई अंग्रेजों ने दूसरे देशों को गुलाम बना लिया, भारत को गुलाम बना लिया। वजह क्या थी भैया? उनको संसाधन चाहिए थे, है ना। तो राजनीतिक तौर पर अगर हम लोग देखें, पॉलिटिकल तौर पर अगर हम लोग देखें कि अंग्रेज कच्चे माल की तलाश में ही भारत की तरफ आए थे और मुख्य तौर पर उन्होंने क्या किया, इस औद्योगिकरण ने ना सिर्फ आर्थिक तौर पर अंग्रेजों को फायदा दिया बल्कि राजनीतिक तौर पर भी उनको बहुत जबरदस्त तौर पर फायदा दिया और उन्होंने भारत जैसे देश को गुलाम बना लिया, है ना। और यही तो कारण था कि मुख्य तौर पर आप देखें कि गांधी जी का भी ये मानना था कि भारत के अंदर हमने जो आंदोलन करने हैं आजादी के, उसमें अंग्रेजों की बनाई जो वस्तुएं हैं उनका पूरे तौर पर हमें बहिष्कार करना होगा और भारत के लोगों को अपने ही सामान को प्रयोग करना होगा। ये जो हम गुलाम बने थे, क्यों बने थे? क्योंकि हमने अंग्रेजों की बनाए नियमों को मानना शुरू कर दिया था। वो हमारे देश में आए, हमको अपना गुलाम बना लिया और हमने मान लिया कि हाँ जी आप हमारे मालिक हो गए और हम आपके गुलाम हो गए, जो गलत बात थी। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमारे साथ ही क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, और उसी बात को मान लिया गया और उनके साथ व्यापार किया जाने लगा। तो इसी बात की वजह से आप देखते चले गए कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भारत के अंदर बड़े स्तर पर भारतीयों को लूटा, भारतीयों को डराया और भारतीयों को अपना गुलाम बना के रखा। और इस औद्योगिकरण ने ना सिर्फ अंग्रेजों को आर्थिक तौर पर मजबूती दी बल्कि अंग्रेजों को राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी क्या किया, आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया और भारतीयों को पीछे कर दिया, है ना। भारतीयों को शोषित करा, भारतीयों को पीछे रखा। तो यहां तक हमने मुख्य तौर पर आप सभी के साथ औद्योगिकरण का युग, जो पूरा का पूरा चैप्टर है, उसकी पूरी कहानी को रखा। इस चैप्टर की शुरुआत किस तरीके से हुई, औद्योगिकरण क्या है, इस चैप्टर में किस तरीके से सवालों को पूछा जाता है, वो एक एक कर हमने अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस किया है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें हमने अपनी आज की इस क्लास में करी हैं ये आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रही होंगी, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग आपके साथ लेते हैं विदा। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से एक नए चैप्टर को हम लोग आप सभी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।